ऐसा शो है जहां पर कई सारे एक्टिविटिस्ट और कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आते हैं जिनसे हम आपको मिलवाते हैं और उनकी जो भी अनुभव होते हैं जिंदगी को लेकर या फिर भविष्य को लेकर जो भी उनके प्लान्स होते हैं उससे भी मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो स्पॉटलाइट और आज हमारी स्पॉटलाइट की मेहमान है नीरजा जी, डॉक्टर नीरजा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस शो में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप कतर को रिप्रेजेंट करती हैं, कतर और भारत के जो संबंध हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं 25 से 27 ईयर्स से कतर में हूँ और मैंने कतर में भारत के प्रति बहुत झुकाव देखा था। 10-15 साल पहले तो कतर और भारत का रिलेशन बहुत बढ़िया था। वहाँ के सारे इंडियंस बहुत अच्छे से पनप रहे थे, खुश थे, एजुकेशन में, हेल्थ में, सभी में उनको हर जगह से भारत से सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन मैंने देखा अभी 8 साल से वहाँ के लोगों ने कतर के साथ दोस्ती कर ली, इंडिया के साथ दुश्मनी कर ली है। मुझे नहीं समझ में आई ये क्या बात थी। काफ़ी समय से मैं बहुत कोशिश करते आ रही हूँ 8 साल से कि किसी तरीके से हमारे भारत और कतर के साथ अच्छी दोस्ती होए पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा होते जा रहा था कि ये धर्म, शायद मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हम लोग धर्म वाली बातें करने लग गए, तो शायद बहुत एक गुस्सा हो जाता है इंसान ना, तो वो हो गया उनके साथ, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये नाराजगी वैसे क्यों है? मतलब मैं आपसे ये पर्सनली इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि आपने अभी ऑफ द कैमरा हमें ये बताया कि 27 साल हो चुके हैं आपको कतर में रहते हुए। तो 27 साल जो समय होता है बहुत बड़ा समय होता है एक कंट्री को समझने के लिए, एक कंट्री के आसपास की सराउंडिंग्स को समझने के लिए, वहाँ की मिनिस्ट्री, वहाँ की जुडिशरी, वहाँ के लोग और स्पेशली वो लोग जो भारत छोड़ के कतर में सेटल्ड हुए हैं। और आप एक सोशल एक्टिविटिस्ट हैं और इससे बड़ी मतलब, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज जो होते हैं वो समाज का एक आईना होते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है इस समय कतर में जो हालात बने हुए हैं, दो देशों के बीच में जो मैत्रिक संबंध नहीं है, एक फ्रेंडशिप वाला हेल्दी रिलेशन नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है मैम? इसके पीछे रीज़न ये है कि पहली बात तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोगों ने कोशिश करना ही छोड़ दिया है कि अब हमें यहाँ इस रूलिंग गवर्नमेंट के साथ हमें कोई सपोर्ट मिलेगा। ये उनके मन से विश्वास हट चुका है, पहली बात। और दूसरी बात है, एक तो वहाँ की जो कंट्री है वो कंट्री बिल्कुल टोटली अपने धर्म से ही बिल्कुल कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पसंद करती है। और एक फॉर्म ठीक है, मोदी जी ने भारत कहा है, भारत कहने के लिए इंडिया नहीं कही है, भारत कही है, तो भारत विविधता में एकता, बिल्कुल, जो भारत का एक अपना एक स्टैंड है कि भारत विविधता में एकता। तो मैं बहुत खुश हुई हूँ कि चलिए हमारे एटलीस्ट हमारे भारत में हमारी सरकार को एक बात तो समझ में आई कि हमें पहले नाम बदलना है और नाम बदल के भारत लाना है, भारतीय। हमारी भारतीय संस्कृति इससे फैलेगी और हर भारतीय अपने अपने क्षेत्र का एक तरह से पहचान बनेगा, बिल्कुल, चाहे वो इस धरती में कहीं भी हो, चाहे वो इस धरती में किसी भी देश में हो, लेकिन वो अपने क्षेत्र का, अपने राज्यों का, अपने धर्म का जो भी हो, भारत का एक प्रतिबिंब बन के रहेगा। तो ये हमारा ये सोच बहुत अच्छी है जी। ये हमारे दूसरे कंट्री के देशों को ये समझ में आ रही है कि ये अब ये चेंज हो रहा है, परिवर्तन। तो इससे अब नेक्स्ट तो हम लोग देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है, लेकिन तब तक जब तक परिवर्तन नहीं होता है उसके पहले तक तो लोगों को बहुत कला के क्षेत्र में बोलिए, अस्पताल में, चाहे दवा हो, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट, शिक्षा, सब जगह में भारत के लिए सबसे पहले कतर में आने में लोग हिचकिचाते नहीं थे। सभी आते थे और वहाँ की हर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। एक एक स्कूल ओपन हुआ वहाँ, जितने दो हमारी बोलने की देर होती थी कि आप यहाँ पे स्कूल की इसकी कमी हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो सरकार सुनती थी, अरे हमारे भारतीय हैं वहाँ पे, उनको तकलीफ हो रही है, वो तुरंत जाके ओपन करवा देती थी, यहीं से चली जाती थी। वहाँ वहीं पे किसी 2-3 जो एलिजिबल हैं मनी से, मॉनेटरी से इंडियंस, उनको लेके डायरेक्टरशिप करके और प्रॉपर तरीके से एक अपना स्कूल खुल गया, बिल्कुल, CBSE बोर्ड, कि बच्चों को वहाँ तकलीफ ना हो। तो इस तरीके से इजीली करते थे। विदिन 4 मंथ अगर कान में चला गया कि हमको, मैं तो 10 साल तक प्रणब मुखर्जी जी के
ज़माने में उनके साथ ही काम की हूँ हम्म, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, कतर में ये करना है वो करना है, तो बिल्कुल इतना उन्होंने मार्गदर्शन इतना किया है, सहयोग किया है जी। कि ग्राउंड लेवल पे वाकई में वो देश के लिए, देशवासियों के लिए जो करते थे, जिस कोने में भी रहे देशवासी, उनके लिए भी उनकी नज़रें जाती थी। बिल्कुल। तो ये चीज़ का हम लोगों को आदत हो गई थी जी। कतर में रहने वालों को, और ये अचानक से बंद हो गया। हम्म, अब ये अचानक से बंद हो गया, अब ऑलरेडी लोग इतने परेशान हो गए कि बोले नहीं यार अब क्या करें। तो वहाँ पे जितने भी भारतीय, देखिए वेस्ट बंगाल के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, अलग-अलग राज्यों से। अलग-अलग राज्यों से बहुत हैं। अब वेस्ट, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, वेस्ट बंगाल में आज ममता दीदी इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि वेस्ट बंगाल के जितने भी प्रॉब्लम है वो इजीली अप्रोचेबल है, वो तुरंत ही वहीं से जाके करना पसंद करेंगे। दिल्ली आएंगे, दिल्ली में उनको घूमना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, इससे बेटर है कैलकाटा जाते हैं वेस्ट बंगाल, तो बोलते हैं कि हमारी दीदी भली। तो एक विश्वास उन्होंने डेवलप किया है। अब ये विश्वास को डेवलप करना हमारी इस नई गवर्नमेंट का काम है अभी। बिल्कुल। अब ये इसी के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, किसी तरीके से कोशिश करे कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ के इंडियंस को फेस करनी पड़ रही है और कंपनी चैलेंजिंग करती है। वहाँ की जो लोकल कंपनीज है वो चैलेंज करती है कि आप हमें, हम आपके गवर्नमेंट के साथ जुड़वा दीजिए, आप लोग को हम मान जाएंगे कि आप लोग सही है। और सारे एमडी इंडियंस है, कोई है कंपनी वहाँ की बेस है कतर की, तो वो लोग अगर नहीं कर पाए, समझो एमडी आके बेचारे घूम के चले जाते, कोशिश करके जाते कि आप हमारा काउंटर खुलवा दीजिए, हमारी कंपनी के साथ टाई अप कर लीजिए, तो ये सब कुछ भी नहीं हो पाता। बिल्कुल। क्योंकि वो फेल हो जाते, फिर उसका भुगतमान वहाँ जाके वो, आप लोग किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं होता, कंपनी इज गोइंग टू सेल या बंद। वहाँ जितने भी चाहे 3000 एम्प्लॉय क्यों ना हो, 4000 क्यों, सबके सब इस तरीके से फेंक दिए जाते हैं जिस तरीके से पता भी नहीं चलता। और वो जो एमडी है, वो एमडी बेचारा इंडिया आ गया, अगर बाई चांस इंडिया में बाढ़ आ गई, अपने बचाने के लिए आ गए, बस उसको वहीं पे इंटरपोल लगा दिया, उस पर क्लेम कर दिया, उस पर दोषारोपण थोप दिया और बस खत्म, किस्सा खत्म। इस तरीके के जो एक इंडियंस के साथ व्यवहार हो रहा है वहाँ पे, इसका मतलब डिजास्टर्स, इट इज़ गोइंग टू बी डिजास्टर्स, बहुत गंदा लग रहा है। और ये सुन सुन के ना अगला बंदा सुसाइड करने पे तुल रहा है, क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो रहा है। मॉनेटरी लेवल, एक एमडी लेवल सोचिए, उसका खुद का अपना 300-400 करोड़ का बजट है, वो इंसान आज रास्ते पे आ जाता है कि ऐसी जीवन क्या करूं। तो ये सब जो भुगतना हो रहा है, इसका अंजाम कौन बताएगा? जी। कोशिश हम लोग बहुत कोशिश कर रही, मैं तो 8 साल हो गए हैं बहुत कोशिश, फाइनली मैं अभी इस बार मैंने सोचा कि इस बार तो हेल्प करिए कतर के इंडियंस के साथ, जितना वो लोग मेरे साथ आके, क्योंकि मेरे प्रीवियस बैकग्राउंड, मेरा जो काम है उस काम से लोग मेरे पास आते हैं कि आप प्लीज़ हमें हेल्प करिए, हेल्प करिए, नहीं सुनते। अब मैं हेल्प करूँ, कितना सुनूँ, मैं कितना बोलूँ, नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है जी। और खेल वेल के लिए भी मैंने अभी बोला है, स्पोर्ट्स में भी, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे ज़्यादा आजकल, स्टडी इज़ नॉट वन थिंग, आज सब कोई मीडिया में जाना चाहता है, कोई बहुत सारी चीज़ें आ गई है। पहले डॉक्टर इंजीनियर ही होता था, टीचर डॉक्टर इंजीनियर, अब क्या है, थोड़े बच्चे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों में जाते हैं। तो लड़कियां भी क्रिकेट विकेट खेलना पसंद करती है। कई फैमिलीज़ हैं इंडियन जिनकी बेटियाँ अच्छी क्रिकेट है, वहाँ के कतर क्रिकेट टीम की सिलेक्टिव प्लेयर हैं, रिप्रेजेंट करती है वो इंडिया में, तो अच्छी लगती है। इंडियंस हैं तो उनको भी लगता है कि हमें हो कुछ हो। लेकिन अभी इस तरीके का जो अभी आपने देखा होगा कि कतर के साथ और इंडिया कतर का रिलेशन बड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी हैं फैमिलीज़ हैं, इतने 15 लाख 20 लाख तो इंडियन हैं, तो वो सारे के सारे वंचित हैं बेसिकली, अंदर से निगलेक्टेड है, समझिए कि ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे कोऑर्डिनेटर बनाइए, मैं आप लोगों का काम करूँगी। मैं चाहती हूँ बायलैटरल रिलेशनशिप का हक सिर्फ पीएम या टॉप लेवल के ही लोगों का नहीं है, हम जनता का भी है हक। जनसंपर्क अभियान मीन्स व्हाट? जनसंपर्क अभियान जब बोलते हैं तो क्या है उसका, कुछ तो बनाइए। अब मैं इतने समय से रह रही, मैं देखती हूँ, विश्वसनीयता की प्रतीक बनी हूँ, उनको मालूम है कि मैडम झूठ नहीं बोलती, मैडम सही बोल रही है, सब कर रही है।
क्योंकि मैं खुद भी एक सक्सेसफुल मदर हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर सब हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबको पता है। तो आप विश्वास कैसे हासिल करेंगे? बिल्कुल जी। पिछले गवर्नमेंट में मैंने आपको बता रही थी, पिछली गवर्नमेंट को जब मैंने शिक्षा के लिए बताया था, शिक्षा की एक प्रॉब्लम थी मेरे कि कतर में क्लास 12 के बाद में बच्चों को पेरेंट्स से दूर जाना ही पड़ता है। वहाँ पर एक ऐसा क्यों ना हम यूनिवर्सिटी बनाए जिससे उनके बच्चे बाहर न जाए। तो मोस्टली बच्चे क्या होते, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इससे क्या होगा, वो भारत के टोटली पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, फिर वहाँ जाके भटक गए, अपना बन तो गए लेकिन वहीं से किसी से शादी वादी करके फिर उनका वहीं पे सेटल होने का इरादा। तो इससे क्या होता है कि एक पेरेंट्स वापिस से पूरी तरह धराशायी हो जाती है जी, एक परिवार का एक बच्चा, दो बच्चा जो भी है वो विदेश में जा के स्थापित हो गया, सेटल हो गया, दे डोंट वांट टू कम इंडिया। अब कतर में माँ बाप को इंडिया आना ही है क्योंकि सिटीजनशिप मिलती नहीं है, वापिस आ जाते हैं वहीं पे। वहीं आप मान के चलिए पेरेंट्स के बाद कोई आगे रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है भारत की या उनके खानदान को या उनके धर्म को आगे बढ़ाने वाला। तो ये जो प्रॉब्लम हमने बताया था पिछली बार, तो इस प्रॉब्लम को लेकर प्रणब मुखर्जी जी, सलमान खुर्शीद जी काफ़ी लोग मिले थे और उन्होंने DPS VPS अच्छे अच्छे स्कूल ओपन किया था और प्रावधान कुछ अच्छा रखा था कि बच्चे की, हमारे देश के बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर ना होए, ये ना हो। उन्होंने ये सब सोचा था, तो थोड़ा सा विश्वास वहाँ से बढ़ गया था। अब थोड़ा सा घट गया है विश्वास, कैसे करे, किसको करे। तो मैं इसलिए आवाज़ उठाने यहाँ आई हूँ कतर से। सुन रही है सरकार तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए जी। मैम, जैसे कि आपने पहले बताया कि आपके ना प्रणब मुखर्जी से भी बातचीत थी, उन्होंने आपकी काफ़ी कुछ मदद करी, चीज़ों को सुधारने के लिए आपने एक जो सजग प्रयास किया था, एक कदम उठाया था। अब अगर उसी पे बात करें तो अब किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब पहले जैसी चीज़ें सामान्य नहीं है। आपको किस तरीके की डे टू डे लाइफ में ना एज एन एक्टिविटिस्ट किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की फाइट्स को फेस करना पड़ रहा है अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए या अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी तौर तरीकों को लाने के लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? बस वही प्रॉब्लम्स है कि अब मेरी प्रॉब्लम कोई सुन नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे वो मीनाक्षी लेखी जी हों, बड़ी बड़ी मिनिस्टर्स हैं जी, बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, तो नहीं, मेरे संभव नहीं है क्योंकि वो लोग काफ़ी बिजी हैं और उनके पास वक्त नहीं है। और बनी तो है, वो विदेश मंत्री है, तो हमने सोचा कि चलो उन्हीं से मिले, पर उनके पास अभी वक्त नहीं था। अब कोशिश जारी है पर नहीं मिली है वो। और किसी बस एक ही बार मैं अनुराग जी से मिली, अनुराग ठाकुर जी से, और उन्हें मैंने बताया कि आप कतर में IPL करवाइए। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और विराट कोहली जी को भेजा कतर, और वहाँ से दूसरे तुरंत ही वो चेक किए। और इस बार मैंने देखा कि उन्होंने कतर एयरवेज का उनको स्पॉन्सर मिला था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनिशिएशन उन्होंने लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मैं सच में धन्यवाद दूंगी अनुराग जी का। तो खेल में मुझे सफलता मिली है जी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, जैसा कि अभी आपने बोला ना कि वहाँ के बच्चों में भी, जो भारतीय बच्चे हैं उनमें बहुत स्पार्क है, वो खुद एक क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं। एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो कतर आज किस दिशा में बढ़ रहा है आगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और एजुकेशन के साथ साथ वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ के चिकित्सक और चिकित्सालयों में किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं पहुँच रही हैं भारतीयों को, एज वेल एज वहाँ के जो कतर के जो देशवासी हैं उनको, और ये जो विदेश से लोग आके रह रहे हैं उनको किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, ये थोड़ा जानना चाहते हैं। कतर के हॉस्पिटल्स जी बहुत बहुत ज़्यादा हाईली आधुनिक उपकरणों से भरपूर है, इक्विप्ड है जी। और अमेरिका यूरोप के टक्कर में कतर है। कहने को वो छोटा सा कंट्री है, लेकिन वो अपने आप में इतना सक्षम है कि वहाँ पर चिकित्सा आज की डेट में इतना महंगा नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे से वहाँ जो भी सिटीजन है या रहते हैं, जो भी नागरिक के किसी भी देश के लोग हैं, सबको एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दिया है।
और आराम से वो बड़ी से बड़ी बीमारी वो आराम से निःशुल्क में कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या डायबिटीज़ हो, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हो, चाहे कुछ हो, उनको वही फैसिलिटी मिलती है जो आज हमारे देश में बहुत ही रिच और वीआईपीज़ को मिलती है। बिल्कुल। तो ये जो उनका एक कतर का एक बहुत बढ़िया बिहेवियर है टुवर्ड्स जो भी लोग रहते हैं उनके कंट्री में एक समान, वो बहुत बढ़िया है उन्होंने जो करके रखा है वाकई में। और कुछ इंडियंस हैं जो बिल्कुल भी इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराना नहीं पसंद करते हैं, जितना वो सेफ कतर में करवाते हैं उनको कहीं भी करने में और इंडिया में बल्कि हिचकिचाते हैं। तो ये इमेज इंडियंस की कतर ने डेवलप करी। चलिए, अभी आपने अगर इंडियंस का जिक्र किया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे इंडियंस हैं वहाँ पे जाने के लिए उनको कभी बार वीज़ा नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, किस तरीके की दिक्कतों को सामना करना पड़ता है और क्या कुछ प्रोसेसिंग है वहाँ तक, अगर कोई अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है या जॉब पर जाना चाहता है या कोई एक टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहता है, देश को समझना चाहता है, वहाँ की चीज़ों को समझना चाहता है, क्या चैलेंजेस आएंगे और उनको कैसे फुलफिल करा जा सकता है? कतर ने ये सारे रास्ते बड़े आसान करके रखे हैं। आफ्टर फीफा होने के बाद उन्होंने सारे रास्ते आसान कर सके हैं। जो भी बिजनेस भी जिसकी जैसी क्षमता है वो अपने बिजनेस ओपन कर सकता है। अच्छे एक अपने जनसंपर्क, अल्टीमेटली आती है जनसंपर्क आप वहाँ रखिए और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संबंध रखिए। ये गारंटी है कि कभी भी आप मिसगाइड नहीं होंगे कतर में। एक बार दुबई में हो सकते हैं, दूसरे जगह में हो सकते हैं, लेकिन कतर में नहीं होंगे, क्योंकि कतर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा, और वो अपने कंट्री को बहुत बारीकी से कंट्रोल करके रखा है, जिसका मानना पड़ता है। मतलब देखने लायक है उनका जो स्ट्रिक्टनेस है। किसी को हर्ट भी नहीं होता है और किसी को पेनफुल भी नहीं लगता है कि ये इतनी स्ट्रिक्टनेस किस लिए है, बिल्कुल भी नहीं। कोरोना के वक्त इन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया इतनी बड़ी महामारी को, तारीफ़े काबिल है बहुत ज़्यादा। एक तो इंसान, कोरोना से ग्रसित इंसान रास्ते पे चल के दिखाता, तुरंत इतना बिग क्राइम बना दिया उसको। हमारे देश में भी संभव था, छोटे छोटे जिलों में भी इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ नहीं किया। हमारे वहाँ कतर में तो बिना आरोग्य सेतु के आप एक कमरा से क्या एक रोड क्रॉस नहीं कर पाते। वहाँ पे जो उनका एतराज़ करके एक ऐप है, जो आरोग्य सेतु है वहाँ एतराज़, वो ऐप इतना ट्रैक करता है कि कोई नहीं जाएगा, आपको कोई अटेंड ही नहीं करेगा बिना वो ऐप देखे। तो हमारे छोटे छोटे जिलों में भी हो सकता था। तो कतर ने कोरोना को किस तरीके से ट्रीट किया, मैंने ये बहुत अच्छे से देखा। और क्या बताना कि कह नहीं सकते। कभी भारत लगता है कि क्या अभी भी भारत पिछड़ा है, कभी कभी लगता है क्यों हमारे लोग अभी भी सिर्फ धर्म से ऊपर क्यों नहीं सोच पाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ह्यूमैनिटी, मानवता के नाते कतर कितना आगे है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत एक है वहाँ के राजा का परिवारवाद समझिए आप, परिवारवादी समझिए। वहाँ पे लोकतंत्र तो है नहीं। वहाँ के राजा की एक ही पॉलिसी है, मेरे देश में कोई भी इंसान भूखा न सोए। उन्होंने रोटी की कीमत, आज मैंने 30 साल तो मुझे हो गए 25-30 साल, और लोगों से सुना है 40-45 साल से जो है, उन्होंने बताया कि 1 रुपया कभी कम नहीं हुआ। 1 रुपए में 10 रोटी, वो आज तक वही रेट चल रहा है जी। आज तक रेट, तो कितना भी महंगाई आ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, पानी बढ़ जाए, पर वो रोटी की कीमत वो उतनी रहेगी। वो क्राइम है, अगर उसको किसी ने बढ़ा दिया तो वो क्राइम है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल है कि इसको जिसने बढ़ाया, इसको जिसने भी इसके पीछे बिजनेस किया, वो बहुत बिगेस्ट क्राइम होगा। ये उनका, तो उनकी जो सरकार का जो है, राजा का जो कहना है कि मेरे देश का एक भी इंसान भूखा ना सोए, तो ये तारीफ के लायक है कि वो कितना सोचते हैं। बिल्कुल, कि कोई भी इंसान वाकई में 1 रुपए की चीज़ से भूखा नहीं सोता है। 10 रोटी उसमें होती है, कम से कम 3 दिन इंसान भूखा नहीं रहता। 3 दिन में फिर उसके बाद उसका सेटलमेंट हो ही जाता है।
अच्छा, जिक्र आपने किया था कि कतर का बाकी जो देश हैं, जैसे दुबई में आपने कहा था इतना अच्छा नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, लोग वहाँ पे मतलब हिचकिचाते हैं, या जो भी उनके अंदर के पॉलिटिकल खाने में जो भी उनके टर्म्स हों उसमें लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। कतर को आपने इससे कहीं ऊपर का दर्जा दिया क्योंकि आप वहाँ पे रही हैं, वहाँ की सिटीजनशिप आपको मिली है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी जो देश हैं जो कतर से मतलब मिलते जुलते देश हैं, बाकी जहाँ मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक लोग रहे, उनके कंपैरिजन में कतर फार बेटर क्यों है, ये जानने का थोड़ा सा इसलिए मन है क्योंकि बहुत सारे भारतीय हैं जो चाहते हैं कि हम विदेश में जाके पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, रोजगार करें, बिजनेस को बढ़ाएं। तो कहाँ कहीं ना कहीं कतर क्यों फार बेटर है उस सिचुएशन में? इसलिए है कि वहाँ महिला की सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त है जी। और इन सब कंट्री में थोड़ा सा भी ओपन जहाँ कर दिया है, थोड़ा भी ओपन कर दिया, पब्स खोल दिया, ये सब चीज़ें यहाँ ज़्यादा नहीं हैं बिल्कुल भी। मेरी बेटी 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक अकेली ड्राइव करके ड्यूटी से आएगी तो वो भी सुरक्षित है, इतना मुझे मालूम है। वो इंडिया में आएगी तो वो डरती है क्योंकि उसे इतना ओपनली मूव करने की आदत है। और सबसे बड़ी बात है कपड़े का लिहाज है वहाँ पर, कहीं भी बेशर्मी नहीं है, कोई भी गलत चीज से इंसान को आदत नहीं है वहाँ पे देखने की कि गलत हो रहा है या गलत फिल्म हो या गलत सीन या गलत चैनल, गलत कुछ ऐसा वहाँ पर नहीं है। अदब कायदा कानून पूरा मतलब उन्होंने बना ही दिया है कि आपको मेरे कंट्री में रहना है तो आपको ये सब चीज़ों से आप वंचित रह जाओगे, गंदगी से, और आपकी मर्जी है, अगर आप इससे खुश हैं तो खुश हैं, रहिए। तो उन्होंने अपने टर्म्स पे ही रहते हैं और मिक्स नहीं करते हैं। हमारे भारत में क्या है कि हम निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, इसकी वजह से क्या है कि भारत में मिक्स हो गया है पूरा, सारे कल्चर्स में। हाँ, और हौच पौच हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेट्स होप कि स्वच्छता कितनी रंग लाती है। बिल्कुल। तो हमारी ये इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होनी है कि एक धर्म, भारत को, भारतीय अपने वेशभूषा और अपने कल्चर हर जगह स्प्रेड होना चाहिए अच्छे से। मैं वाणी पे नहीं बोलती, वोकल नहीं होना चाहिए इस तरीके से। आप अपने आप को प्रेजेंट करिए, आप वैसे काम करिए, वैसे वेशभूषा पहनिए। हर जगह जो अमेरिकन पहनेंगे, जो यूरोपियंस पहनेंगे, आप इंडियन भी पहनेंगे तो क्या फ़र्क रहेगा? बिल्कुल क्या, और कलर भी आप आजकल हेयर कलर्स तो फ़र्क नहीं है ना कुछ भी। हाँ, तो कुछ भी नहीं है जितना उनके लिए। तो उस कंट्री से अब तो अमेरिकन्स में फैमिली वैल्यू बढ़ गई है, इनफैक्ट इंडिया में फैमिली वैल्यू घट गई है, घट चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं हम वेशभूषा और बाकी सारी संस्कृति को देखते हुए पाश्चात्य संस्कृति की ओर अपने आप को ढकेल रहे हैं, उनके जैसा फॉलो कर रहे हैं। और जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो यहाँ आकर मथुरा वृंदावन में जो है श्री कृष्ण भजन कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं और हमारी संस्कृति से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। यही चीज जी। तो ये अच्छा, जुडिशरी की बात भी हमने कर ली, एजुकेशन सिस्टम भी फार बेटर है वहाँ पर, अच्छा है सब कुछ, अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ का जिक्र किया कि अब जो है, जो हालात है जो दो देशों के बीच में, जो हमारा एक भारत देश है और जो कतर देश है, G20 समिट में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला जब सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, सभी दूर दूर से आए थे और G20 में शामिल हुए। कतर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। क्या रीज़न हो सकता है कि कतर यहाँ से थोड़ा खुद को अलग करता हुआ नजर आया, G20 में शामिल नहीं हुआ और इतने बड़े समिट का हिस्सा नहीं बना? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, कतर मिक्स होने में बिलीव नहीं करता है जी। और अगर आपको कतर के साथ दोस्ती करना है तो आपको उनके विचारों को, उनके जो सिस्टम है, उनकी जो पॉलिसी है, उसके बारे में पूरा रिसर्च करके उनके साथ सेट होइए कि आप सह सकते हैं। और वो बिल्कुल भी मिलावट पसंद नहीं करते, कहीं पे भी जाएंगे, और इतना इजी हर किसी को ओपन नहीं करते हैं। ये एक रीज़न है। और हमारे यहाँ भारत में क्या है, हर चीज़ खुले विचार, ओपन विचार, हर चीज़ ये है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा है। और कहीं भी आजकल कुछ भी धर्म ज़्यादा ऊपर हो चुका है। ये उन्होंने देखा है कि भारत में थोड़ा धर्म, उन्होंने मंदिर के अभी तक नहीं दी है परमिशन मंदिर बनाने की। बहुत कोशिश कर रहे हैं हम, पर मंदिर नहीं बन पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कतर में मंदिर है नहीं है मंदिर जी, मंदिर नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे मंदिर हमारी पूजा पाठ में विघ्न डालते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो एक स्टैचू को, जैसे गणेश जी है या दुर्गा माँ है, उनको विसर्जन, ये सब से उनको परहेज है जी।
तो कहीं ना कहीं धर्म प्रचार से उन्हें दिक्कत है। दिक्कत है। तो ऐसे में तो जो हिंदुओं के फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होती है, होली होती है, अमूमन तौर पर वो भी आप लोग नहीं मना पाते होंगे, या उसके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते होंगे? गणेश विसर्जन अभी हाल फिलहाल में कुछ 2 दिन पहले हुआ है, नहीं इस तरह की चीजें वहाँ गणेश पे नहीं विसर्जन मूर्ति स्टैचू का तो नहीं है विसर्जन का जी। और हम घर में अपने अच्छे से दिवाली मना लेते हैं, हम्म, पटाखे दिए सब जला लेते हैं, हम्म, लाइट वाइट बिल्कुल लाइट फेस्टिवल, वो हमें विश भी करते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है, कतर के सारे लोग हमें विश भी करते हैं, जी। नेशनल्स करते हैं, द बेस्ट पार्ट इज हम्म, नेशनल करते हैं। अच्छा लगता है जब विश करते हैं और बोले आप लोग का दिवाली है। कई बार हमें इनवाइट भी करते हैं कि फेस्टिवल है, यू कम एंड हैव डिनर विद अस, तो बोलते हैं, तो हम जाते भी हैं, हम लोग डिनाई नहीं करते। बस हमें यही समझ में आया अभी कि धर्म प्रचार उन्हें पसंद नहीं है, हिंदू धर्म का प्रचार उन्हें नहीं पसंद है। नहीं पसंद है। नहीं। अच्छा, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी नुपुर शर्मा, आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जो बातें कही, क्या इनको एक विशेष तौर पर कह सकते हैं कि इस वजह से, क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, कतर हो गया, आपका दुबई हो गया, इस तरह के जितने भी देश है वहाँ पे मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है क्योंकि वो उनका देश है, तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट की वजह से कुछ इफेक्ट हुआ है, ये ग्लिचेस आए हैं, 2 देशों के बीच में जो संबंध है वो खराब हुए, इसको आप एक रीज़न मानती हैं? हाँ, ये तो एक मेजर रीज़न है जी। क्योंकि जब भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात चल रही थी और उसके लिए जब नेता, देखो रिस्पॉन्सिबल नेता अगर इस तरीके से, चाहे जो भी हो इंसान, भगवान में भी गलतियां होती है, ठीक है, तो आप घर गलतियों को सामने नहीं ला सकते ना, कोई भी। हम नहीं कहते कि हमारे किसी के भगवान या किसी की गलती कोई नहीं करता है, पर अगर उनकी गलती है तो उसी पॉइंट को उछालना ये भी एक अच्छा नहीं था, तो शायद उन्हें बुरा तो लगा है इस बात का। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा नाराज़ तो है कतर, बहुत नाराज़ है। बीच में तो उन्होंने इंडियन चीज़ों को भी फेंक दिया था, बहिष्कार किया था। बाद में इनफैक्ट कतर और कुवैत भी है, कुवैत भी नाराज़ है। और इन लोगों ने, कतर ने तो खैर, कुवैत का तो मैंने सुना है, पर कतर तो मैं देख रही हूँ। हम लोग को परेशानी हुई थी, इंडियन चीज़ें नहीं मिलती। अभी भी आयुर्वेद चीज़ नहीं लेते हैं, आयुर्वेदिक कुछ भी सामान नहीं आता है। तो रामदेव बाबा जी का भी वहाँ पे नहीं है जी। स्टोर रूम पता नहीं अभी खुला है कि नहीं, मैंने अभी सर्च नहीं मारा, पर नहीं है, अभी तक तो था नहीं। तो क्या इस नाराजगी का कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ा, आम नागरिकों को फेस करना पड़ा जो वहाँ रह रहे हैं, कि ब्यूरोक्रेसी जो है, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पुलिस लाइन के लोग हैं, वो उस तरह के लोग परेशान करते हो, आम आदमियों को उनकी सुनवाई ना होती हो, FIR दर्ज ना होती हो, कोई केस ना बनता हो, कुछ इस तरह की चीजें? नहीं, क्योंकि इंडियंस जो है, इंडियंस अपने संतुलन बनाए रखे, कोई भी कुछ भी नहीं किया उन्होंने। उनको पता चल गया कि ये कंट्री नाराज है, तो वी बिहेव्ड एक्ट लाइक देम कि हाँ वी आर सपोर्टिंग यू। वो वहाँ के लोगों को जीना है, वहाँ के लोगों को रहना है, क्योंकि उनके भी फैमिली है, बाल बच्चे हैं, सब कोई है, जिंदगी लगी हुई है, रोटी पानी का सवाल है, तो वो उन्होंने फुल सपोर्ट वहाँ के कतर के गवर्नमेंट को किया है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा बस, और इसका संक्षिप्त में थोड़ा सा चाहूँगी जवाब, कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और जो संबंध खराब हो चुके हैं, क्योंकि आपका हमेशा से ये प्रयास है, आपने अभी बात भी की कि मैं चाहती हूँ कि भारत और कतर के रिश्ते पहले जैसे मजबूत और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, अच्छे हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसे में अब आपको जो विभिन्न मंत्रालय हैं हमारे देश के, और उनमें जो मंत्रीगण हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ आप उनके सामने लुक आफ्टर करना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं इस हमारे चैनल के माध्यम से, और अपनी इस बातों के माध्यम से आप क्या क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि अभी बस मैं यहाँ से एक, क्या बोलते हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप डेवलप करूँ। हाँ। और मुझे पता है कि कैसे किसी तरीके से ये गुस्सा या नाराज़गी या नेगेटिविटी थोड़ी हल्की हो जाए और बिल्कुल कहीं ना कहीं झुकाव पॉजिटिविटी की तरफ आए और समझे। ये मेरा लास्ट कोशिश है। सभी मंत्रालय से मैं इसलिए संपर्क करना चाह रही हूँ कि आप हमें हेल्प करिए, और कतर के साथ में जनता के साथ जुड़ना है, उन्हें जनता के साथ जुड़े, कतर की जनता के साथ जुड़े, ये मैं चाहती हूँ। सरकार जो भी है कतर की जनता के साथ जुड़े, यही कोशिश है। इसीलिए मैं सारे मंत्रालयों के दरवाजे खटखटा रही हूँ, पर
किसके साथ रिस्पांस मिलता है मुझे नहीं पता। वी जस्ट होप Yes. दैट लाइट्स कम टू योर पाथ। हाँ। तो स्पॉटलाइट की हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो नीरजा जी थी, जिनसे आपने जो है हमने फेस टू फेस बात किया, और उनकी जो कुछ भी समस्याएं हैं उस देश में रह रहे भारतीयों को, जिस तरह की समस्याएं जो है दिन पर दिन झेलनी पड़ रही है, या कुछ भी अगर कोई भी चीज़ है जो कतर के बारे में जो लोग ज़्यादा जानकारी नहीं जानते हैं उनको भी बहुत कुछ उस देश के बारे में, उस मुल्क के बारे में, और ख़ास तौर पर वहाँ रह रहे भारतीयों के बारे में जानने को मिला होगा। इस तरह की खास पेशकश यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो पसंद आया होगा। ऐसी तमाम शो के साथ और तमाम गेस्ट के साथ हम फिर से मुखातिब होंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।